दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का हमारा कहानी द रिटर्न ऑफ लायन लायन घर जमाई में हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो अभी के अभी कमेंट करें अपना नंबर को अपने नाम के साथ कमेंट करें। हम आपका नंबर सेव करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। दोस्तों आपको नई नई जानकारियाँ व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी मिल जाया करेगी। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड नंबर 10, द रिटर्न ऑफ लायन लायन घर जमाई। सीक्रेट लैब में दुनिया के उन 3 ब्रोकन जीनियस वैज्ञानिकों को अपनी मां का सपना सौंपने के बाद अभिनव वापस कपूर मैंशन की तरफ लौट पड़ा। शाम के 7 बज चुके थे। दिल्ली के आसमान में धुंध और अंधेरा छाने लगा था, लेकिन अभिनव के अंदर आज एक ऐसा सवेरा हुआ था जिसका इंतजार वो 10 सालों से कर रहा था। आज का दिन अभिनव की जिंदगी का सबसे अहम दिन था। उसने अपनी मां की कातिल पूजा सहगल की आंखों में आंखें डाली थी और अपनी मां के सपने को हकीकत में बदलने की शुरुआत कर दी थी। कपूर मैंशन के विशाल लोहे के गेट पर पहुंचकर उसने एक गहरी सांस ली। उसने अपने चेहरे से उलायन का खौफनाक जहरीला नकाब उतार दिया और वापस एक शांत और सीधे साधे और दब्बू दामाद का रूप धर लिया। लेकिन जैसे ही उसने घर का मुख्य दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा, उसे तुरंत एहसास हुआ कि आज कपूर मैंशन की हवा में फिर से बदलाव हुआ है। ड्राइंग रूम का नजारा कल रात से बिल्कुल अलग था। कल रात जो खौफ, सदमा और सम्मान आंचल कपूर और अनन्या की आंखों में था, वो आज एक बहुत ही अजीब लेकिन सुकून भरे प्यार और केयर में बदल चुका था। ड्राइंग रूम में अनन्या खड़ी थी। उसने एक बहुत खूबसूरत डीप ब्लू कलर की डिजाइनर गाउन पहनी थी। उसके बाल खुले थे और चेहरे पर एक बहुत ही सॉफ्ट और प्यारी सी चमक थी। इन 3 सालों में अभिनव ने अनन्या को हमेशा झल्लाते हुए, गुस्सा करते हुए और नफरत के साथ मुंह फेरते हुए देखा था। लेकिन आज आज अनन्या की आंखों में अभिनव के लिए कुछ कुछ अच्छा लगने वाला भाव झलक रहा था। जैसे ही अभिनव ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ, अनन्या के चेहरे पर एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी मुस्कान आ गई। उसने अभिनव से पूछा, आ गए आप? अनन्या ने इतने प्यार और अपनेपन से कहा कि अभिनव के कदम एक पल के लिए वहीं ठिठक गई। तुमसे आपका ये सफर। अभिनव अपनी जगह पर हैरान खड़ा था। उसकी आवाज में ये प्यार और इज्जत देखकर अभिनव का तेज दिमाग भी एक सेकंड के लिए सुन पड़ गया। तभी अनन्या ने अभिनव के पास आकर बहुत ही कोमलता से कहा, चलिए अब जल्दी से तैयार हो जाइए। हमें आज मेरे कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में जाना है। मेरे सारे पुराने दोस्त आ रहे हैं। अभिनव कुछ बोल पाता उससे पहले ही अनन्या ने सोफे पर रखा बहुत महंगा काले रंग का अरमानी का कवर उठाया और अभिनव के हाथों में थमा कर कहा, ये आपके लिए है। मैंने खुद इसे पसंद किया। जल्दी से इसे पहन लीजिए और हम पहले ही लेट हो रहे हैं। अनन्या की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अभिनव ने उस अरमानी सूट को देखा और फिर अनन्या को। उसने कोई सवाल नहीं किया, बस हल्का सा सिर हिलाया और अपने कमरे की तरफ तैयार होने चला गया। 15 मिनट बाद अभिनव उस जेट ब्लैक अरमानी सूट में तैयार होकर बाहर आया। सूट की फिटिंग उसके गठीले और फौलादी शरीर पर इतनी परफेक्ट लग रही थी कि वो किसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटी या अंडरवर्ल्ड डॉन से कम नहीं लग रहा था। अनन्या उसे देखकर एक पल के लिए फिर से खो गई। इसके बाद दोनों कपूर परिवार की लाल रंग की पोर्श गाड़ी में बैठे और डिनर पार्टी की तरफ निकल पड़े। गाड़ी अभिनव चला रहा था, सड़क की तरफ देख रहा था और गाड़ी के अंदर का माहौल आज घुटन भरा नहीं था। दोनों के बीच पहली बार एक इजीनेस और थोड़ी सी क्लोजनेस महसूस हो रही थी। अभिनव भी अंदर ही अंदर काफी एक्साइटेड था, क्योंकि आज वो पहली बार अनन्या के कॉलेज मेट से मिलने वाला था। उसके लिए अनन्या के साथ ये समय बिताना, उसके अतीत के बारे में जानना थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगने लगा था। लेकिन पैसेंजर सीट पर बैठी अनन्या ने के मन में कुछ अजीब सा चल रहा था। वो खिड़की के बाहर देख रही थी, लेकिन उसका दिमाग आज की पार्टी में आने वाले दोस्तों के बारे में सोच रहा था। उसके कॉलेज के सभी लोग आजकल अपनी अपनी लाइफ में वेल सेटल्ड थे। भले ही अनन्या पिछले 2 साल से किसी रीयूनियन गेट टुगेदर में नहीं गई थी, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो सबके बारे में अच्छे से जानती थी। उसके बैच के कुछ लोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज में टॉप पोजीशन पर थे। कुछ ने अपने खुद के स्टार्टअप शुरू कर लिए थे जो बहुत अच्छे भी चल रहे थे। ऐसे बीच अनन्या ने चिंता सताने लगी थी। अनन्या ने मन ही मन सोचा, सब लोग अभिनव से मिलकर कैसे रिएक्ट करेंगे?
भले ही दुबई का अरबपति इशफाक शाह अभिनव को जानता है, उसे अपना भाई मानता है, लेकिन समाज की नज़र में तो अभिनव एक नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड ही है ना। उसकी सैलरी भी 15,000 है। जब मेरे दोस्त उसके करियर के बारे में पूछेंगे तो क्या जवाब देगा? क्या वो लोग अभिनव का मजाक उड़ाएंगे? अनन्या ने को अब अभिनव के लिए बुरा लगने लगा था। वो नहीं चाहती थी कि कोई भी अभिनव को नीचा दिखाए, क्योंकि कल रात अभिनव ने जिस तरह यादव परिवार के घमंड को तोड़ा था और अनन्या की इज्जत बचाई थी, इसके बाद अनन्या के दिल में अभिनव के लिए एक बहुत ही गहरी रिस्पेक्ट पैदा हो गई थी। इधर अभिनव और अनन्या रास्ते में थे और उधर दिल्ली के प्राइम स्टार होटल में, जहां उस रात दादी की पार्टी हुई थी, उसकी वीआईपी लॉबी में अनन्या के कॉलेज के दोस्तों का जमावड़ा शुरू हो चुका था। लॉबी के एक कोने में शैंपेन का गिलास हाथ में लिए कुछ लड़कियां आपस में खड़ी बातें कर रही थी। ये सब अनन्या की क्लासमेट रह चुकी थी। महंगे डिजाइनर कपड़े, भारी मेकअप और होठों पर दूसरों की बुराई, यही इन लड़कियों की असली गहना था। तभी उनमें से एक लड़की शिखा ने मुंह बनाकर कहा, अरे यार, क्या वो और स्मार्ट अनन्या भी आज पार्टी में आने वाली है? वो अनन्या से बहुत नफरत करती थी। अनन्या को कॉलेज के समय से बहुत सी लड़कियां कम पसंद करती थी। इसकी वजह साफ थी, अनन्या की बेइंतहा खूबसूरती, उसका रसूख और लड़कों का उसके आगे पीछे घूमना। कॉलेज का हर लड़का अनन्या की एक झलक पाने के लिए तरसता था, इसलिए ज्यादातर लड़कियां उससे जलती थी। तभी शिखा की बात का जवाब देकर दूसरी लड़की नेहा ने हंसकर कहा, मुझे नहीं लगता कि वो आएगी। पिछले 2 बार के रीयूनियन में तो वो आ भी नहीं थी। वैसे भी अच्छा है अगर वो ना आई। अगर वो आ गई तो सारी लाइमलाइट ले जाएगी। हमें फिर से उसकी परछाई बनकर रहना पड़ेगा। ये लड़कियां अंदर यही मना मन कर रही थी कि अनन्या ना ही आए। इसका सबसे बड़ा कारण था पवन। पवन कॉलेज का सबसे अमीर, सबसे हैंडसम और सबसे एरोगेंट लड़का था। उसके पास कपूर परिवार से 10 गुना ज्यादा पैसा था। कॉलेज के दिनों में पवन अनन्या का बहुत बड़ा दीवाना था। वो किसी भी कीमत पर अनन्या को पाना चाहता था, लेकिन अनन्या ने कभी उसे घास नहीं डाली। लड़कियों को डर था कि अगर आज अनन्या आ गई तो पवन फिर से उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा। बाकी लड़कियों को कोई भाव नहीं मिलेगा। तब इन लड़कियों के बीच में खड़ी प्राची ने अपनी जहरीली जबान खोली। प्राची ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोगों की गलतफहमी मैं दूर कर देती हूँ। वो इस बार पक्का आएगी। प्राची पहले ये चाहती थी कि अनन्या पार्टी में आए, ताकि वो अपने दोस्तों के सामने अनन्या के भिखारी पति का मजाक बना सके। इससे उसे 2 दिन पहले ही अनन्या को बहुत जोर देकर बुलाया था। लेकिन जब प्राची को पता चला कि आज पवन भी आने वाला है, तो वो मन ही मन प्रे कर रही थी कि अनन्या ना आए। प्राची खुद पवन पर डोरे डालना चाहती थी। तभी शिखा ने हैरानी से प्राची से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि वो आने वाली है? उसकी ये बात सुनकर आगे से प्राची ने अपना शैंपेन का गिलास घुमाया और एक गहरी चाल चलकर कहा, तुम लोगों को पता नहीं, कल रात हम कुछ कॉलेज फ्रेंड्स जो गेट टुगेदर रखी थी, वो बीच में ही क्यों खत्म हो गई थी? कल रात अनन्या ने खुद बताया कि वो आज के रीयूनियन में आएगी। उसकी यह बात सुनकर आगे से नेहा ने हैरान होकर पूछा, कल रात की गेट टुगेदर वो कब हुई? तभी प्राची ने कल रात द इम्पीरियल लाउंज में हुए उस पूरे ड्रामे की कहानी उन लड़कियों को नक मिर्च लगाकर सुना दी। उसने रोहन यादव की अनन्या से माफी मांगने की बात भी बता दी। हालांकि प्राची ने यह बिल्कुल नहीं बताया कि रोहन ने माफी क्यों मांगी थी या अभिनव ने उसे कैसे धमकाया था। प्राची चाहती थी कि सब लोग अनन्या को गलत समझे। वो चाहती थी कि सबको लगे कि अनन्या अपने पैसे और रसूख के घमंड में लोगों को डराती और धमकाती फिरती है। तभी उसकी बातें सुनकर शिखा ने हंसकर कहा, क्या उस चालाक लड़की से रोहन यादव ने माफी मांगी? जब तक मुझे मालूम है, कपूर परिवार का बिजनेस तो यादव बिल्डर्स के आगे बहुत छोटा है। तो ऐसे कैसे हो गया? क्या अनन्या का हस्बैंड कोई बहुत बड़ा और पावरफुल आदमी है? तभी उनके पास खड़ी एक दूसरी लड़की तान्या ने बीच में बोलकर कहा, बड़ा आदमी? खाक बड़ा आदमी। मैंने तो सुना है कि उसके पिता ने उसकी शादी एक मामूली से घर जमाई से कर दी थी। वो लड़का तो शायद कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। तो रोहन यादव जैसे रईस को कैसे दबा सकता है? प्राची का प्लान बिल्कुल सही काम कर रहा था। अब लोग अलग अलग टिप्पणियां करने लगे थे। सबके दिमाग में सवाल उठ रहे थे। तभी प्राची ने अपना सबसे बड़ा और घिनौना ब्रह्मास्त्र चलाया। प्राची ने अपनी आवाज को फुसफुसाहट में बदल कर कहा, क्या बात कर रही हो तुम लोग? तुम्हें नहीं पता,
अनन्या की आजकल दुबई के एक बहुत बड़े अरबपति बिजनेसमैन के साथ कनेक्शंस हैं। कोई इशफाक शाह नाम का बिजनेसमैन है जो उस पर पूरी तरह से लट्टू है और उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो फुसफुसाते हुए बोल रही थी ताकि लड़कियां उसके और करीब आ जाएं। उसकी ये बात सुनकर लड़कियां की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने हैरान होकर कहा, क्या? तभी प्राची ने अपनी गढ़ी हुई झूठी कहानी को आगे बढ़ाकर कहा, हाँ, रोहन बेचारा कल रात पार्टी में अनन्या के साथ थोड़ा फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन उस इशफाक शाह के आदमियों ने, जो हमेशा अनन्या पर नजर बनाए रखते हैं, सब कुछ देख लिया। उसी इशफाक शाह ने रातों रात रोहन के पूरे परिवार को बर्बाद करना शुरू कर दिया था। इसलिए रोहन को मजबूरी में डर के मारे अनन्या के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी। ये सुनते ही कॉलेज की लड़कियों के मुंह से ओ माय गॉड निकलने लगा। तभी शिखा ने मुंह सिकोड़ कर कहा, मुझे तो पहले ही लगता था अनन्या उस अरबपति बिजनेसमैन की मिस्ट्रेस बनने की कोशिश कर रही होगी, तभी तो वो अरबपति उस पर इतना मेहरबान हो रहा है। इसके बाद तो सभी लड़कियां आपस में अनन्या के चरित्र को लेकर ऐसे ही घिनौनी बातें करने लगी। वैसे भी जलन से भरी औरतों का दिमाग इन बातों में कुछ ज्यादा ही तेज चलता है। उनमें से एक छोटी हाइट वाली लड़की रितिका ने कहा, जरूर ऐसा ही होगा, उसका पति तो खुद निकम्मा और भिखारी है। 15,000 की नौकरी में उसके शौक कहाँ पूरे होंगे। तो हो सकता है कि उसने अपने खर्चे पूरे करने के लिए उस अमीर आदमी को फांस लिया हो। वैसे भी अनन्या के लिए किसी को फंसाना बहुत आसान काम है। उसकी ये बात सुनकर उसके पास खड़ी एक स्टाइलिश कपड़ों वाली लड़की ने सहमति जताकर कहा, बिल्कुल सही बात। वो बहुत चालाक है और साथ ही खूबसूरत भी। किसी को अपने रूप के जाल में फंसाना उसके लिए बाएं हाथ का खेल है। तभी शिखा ने नफरत भरे स्वर में कहा, बेशर्म लड़की, अब इस फ्रेंड सर्कल में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर मेरी फैमिली में कोई लड़की ऐसा करती तो हम तो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, उसके परिवार से ही धक्के मारकर उसे निकाल देते। तान्या ने हंसकर कहा, उसका पति तो नालायक है ही, जो अपनी बीवी की ये सब हरकतें बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कॉलेज के सब लड़कों को उसमें ऐसा क्या नजर आता है कि सब उसके आगे पीछे दुम हिलाते हुए घूमते रहते हैं। सब लड़कियां अब सिर्फ अनन्या के चरित्र के बारे में बातें कर रही थी। प्राची की बातों ने उनके दिमाग में ये जहर घोल दिया था कि अनन्या का किसी अमीर आदमी इशफाक शाह के साथ चक्कर चल रहा है। प्राची अपना प्लान कामयाब होते देख अंदर ही अंदर बड़ी खुश हो रही थी। अब जब ये बात पूरे ग्रुप को पता चल गई तो पवन को भी ये बात पता चलने में टाइम नहीं लगने वाला था। प्राची को यकीन था कि इस बार पवन भी ऐसे गिरे हुए चरित्र वाली लड़की को शायद कोई भाव नहीं देगा और प्राची का रास्ता साफ हो जाएगा। तभी प्राची ने उन सभी लड़कियों के सामने जानबूझकर अभिनव का टॉपिक लाकर कहा, और पता है मजे की बात क्या है? देखना, आज की पार्टी में वो अपने उसी सिक्योरिटी गार्ड पति को भी साथ लेकर आएगी। उसकी ये बात पूरी होते ही लड़कियों के बीच दोबारा से गॉसिप शुरू हो गई। रितिका ने चिढ़कर कहा, क्या उसका पति भी आएगा? क्या उन्हें शर्म नहीं आती? वो यहाँ किस मुंह से आ रहे हैं? हम जैसे वेल सेटल्ड लोगों के बीच एक सिक्योरिटी गार्ड क्या करेगा? तभी शिखा ने एक नई साजिश की बू को सूंघकर कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपने पति को सिर्फ एक ढाल बनाकर ला रही है? कहीं वो इसलिए तो नहीं आ रहे कि उनको पता चल गया कि आज पार्टी में पवन आने वाला है? उसकी ये बात सुनते ही तान्या ने हैरानी से कहा, पवन? तभी शिखा ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, पवन के पास कपूर परिवार से 10 गुना ज्यादा पैसा है। शायद अनन्या अब उस दुबई वाले इशफाक शाह से बोर हो गई हो और अब वो पवन की दौलत के लिए उसे फंसाना चाहती हो। उसकी ये बात सुनकर रितिका ने भी हामी भर दी और कहा, बिल्कुल हो सकता है। उसका वो सिक्योरिटी गार्ड पति तो महीने के 10-15 हजार कमाता होगा। वो तो उसके मेकअप का खर्चा भी नहीं उठा पाता होगा। इसलिए वो दोनों मियाँ बीवी मिलकर पवन को फंसाने की कोशिश करने वाले हैं। हमें अलर्ट रहना होगा लड़कियों। हम उस चालाक लड़की को पवन को ऐसे फंसाने नहीं दे सकते। लड़कियों की ये जहरीली बातें चल रही थी कि तभी होटल के वीआईपी पोर्च में लाल रंग की चमचमाती हुई पोर्च आकर रुकी। लॉबी में खड़े सभी लोगों की नजरें उस गाड़ी की तरफ घूम गई। ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और अभिनव बाहर निकला। काले रंग के उस अरमानी सूट में, अपनी उस लंबी कद काठी, चौड़े कंधों और चेहरे पर डार्क और खामोश ठहराव के साथ अभिनव किसी हॉलीवुड स्टार या किसी इंटरनेशनल जासूस से कम नहीं लग रहा था। उसकी वो बर्फीली आंखें,
चेहरे की वो हल्की सी दाढ़ी और उसे एक कातिलाना लुक दे रही थी। लॉबी में खड़ी गॉसिप करने वाली लड़कियों की सांसें एक पल के लिए वहीं अटक गई। उसका ये लुक देखकर रितिका ने अपनी आंखें फाड़कर मन ही मन सोचा, ये सिक्योरिटी गार्ड है। तब अभिनव ने घूमकर पैसेंजर साइड का दरवाजा खोला। उसके दरवाजा खोलते ही अनन्या ने अपना कदम बाहर रखा। डीप ब्लू डिजाइनर गाउन में वो हमेशा की तरह किसी अप्सरा जैसी खूबसूरत लग रही थी। उसने बहुत ही शान से अभिनव का हाथ थामा। दोनों होटल की लॉबी में दाखिल हुए। जैसे ही वो लोग अंदर आए, सभी लोग इन दोनों की बहुत नीची और जजमेंटल नजरों से देखने लगे। लड़कियों के ग्रुप में फुसफुसाहट तेज हो गई। लोगों की नजरों में अभिनव के लिए कोई इज्जत नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में प्राची ने बैठा दिया था कि एक सिर्फ 15,000 कमाने वाला नालायक गार्ड है जो अपनी बीवी को काली कमाई पर पल रहा है। लेकिन अभिनव को इन खोखले लोगों की नजरों में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका दिमाग तो इस पार्टी में आने वाले किसी ऐसे चेहरे को ढूंढ रहा था जो ट्राइडेंट, कार्टल या पूजा सहगल से जुड़ा हो। तभी लॉबी के मेन दरवाजे पर एक भारी हलचल हुई। 3-4 बाउंसरों के साथ बहुत महंगे सफेद सूट में एक लड़का अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर दौलत का भयंकर घमंड था, आंखों में एक अजीब सी लंपटता। ये पवन था। उसके साथ उसके दो खास चमचे भी थे, फहीम खान और प्रिंस। तभी पवन की नजरें लॉबी में घुसते ही सबसे पहले अनन्या पर जाकर टिक गई। कॉलेज के दिनों का उसका वो पागलपन एक बार फिर से जाग उठा। लेकिन इस बार पवन के अंदर वो पुराना डर और झिझक नहीं थी। आज पवन को प्राची के जरिए फैलाई गई इस फाहक शाह की मिस्ट्रेस वाली अफवाह का पता चल चुका था। पवन की घटिया सोच ने उसे यकीन दिला दिया कि अगर अनन्या पैसों के लिए किसी दुबई के बुढ़े अरबपति की रखेल बन सकती है, तो पवन के पैसों के आगे भी घुटने टेक देगी। उसके लगने लगा कि अनन्या अब एक इजी टारगेट है। इसलिए पवन अपने दोस्तों फहीम और प्रिंस के साथ सीधा अभिनव और अनन्या की तरफ बढ़ने लगा था। अनन्या ने जब पवन को अपनी तरफ आते देखा तो उसका मूड खराब हो गया। वो पवन की हरकतों को कॉलेज से ही जानती थी। तभी पवन ने आते ही बहुत ही ओवर फ्रेंडली तरीके से हाथ बढ़ाकर कहा, हे ब्यूटीफुल, लॉन्ग टाइम नो सी। तुम तो और भी ज्यादा गॉर्जियस हो गई हो। उसकी ये तारीफ सुनकर भी अनन्या ने एक्साइटेड होने की बजाय बहुत ही फॉर्मल और ठंडे तरीके से हाथ मिलाकर कहा, हाय पवन। तभी पवन ने अपनी नजरें झुकाकर अनन्या के साथ खड़े अभिनव को देखा। उसने अभिनव को ऊपर से नीचे तक ऐसे स्कैन किया जैसे वो कोई कचरा देख रहा हो। पवन को पता था कि यह अनन्या का पति है, लेकिन उसे अभिनव की उस सिक्योरिटी गार्ड वाली बैक स्टोरी पता थी। इसलिए वो अभिनव को बेइज्जत करने का मौका नहीं छोड़ना चाहता था। पवन ने एक बहुत ही भद्दी और तंज भरी हंसी हंसकर कहा, ओह, तो ये है मिस्टर अभिनव। सुना है आप किसी सिक्योरिटी एजेंसी में गार्ड की नौकरी करते हैं। क्या बात है भाई, सूट तो बहुत महंगा पहना है, कहाँ से किराए पर लिया है। ये कहते उसने अभिनव से हाथ मिलाने के बजाय अपने कोट की जेब में हाथ डाल लिए। ये देखते ही पवन के पीछे खड़े फहीम और प्रिंस जोर जोर से हंसने लगे। फहीम ने मजाक उड़ाकर कहा, अरे पवन भाई, इनको किराए पर लेने की क्या जरूरत है। इनकी बीवी के तो दुबई में बड़े बड़े कनेक्शन हैं। इशफाक शाह साहब ने भिजवा दिया होगा कोई पुराना सूट। लॉबी में खड़े बाकी लोग भी इस भद्दे मजाक पर दबी हुई हंसी हंसने लगे। प्राची और उसकी सहेलियां दूर खड़ी इस तमाशे का मजा ले रही थी। वहीं उसकी ये बात सुनकर अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो पवन को इस बदतमीजी की बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, खासकर तब जब अभिनव की इज्जत की हो। अनन्या ने गुस्से में कहा, माइंड योर लैंग्वेज पवन, मेरे पति से तमीज से बात करो। लेकिन पवन पर दौलत का नशा इस कदर हावी था कि अनन्या का गुस्सा भी एक नखरा लग रहा था। पवन ने बहुत ही स्लीजी अंदाज में अनन्या के करीब आकर कहा, अरे कम ऑन अनु, तुम्हें अब इन शरीफ वाले ड्रामे करने की जरूरत नहीं। हमें सब पता है कि तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर तुम्हें पैसों की ही जरूरत थी तो किसी बूढ़े अरबपति के पास जाने की जरूरत क्या थी। तुम्हारा एक गार्ड पति तो तुम्हारे खर्चे नहीं उठा पाएगा। तुम मेरे पास आ जाती, मैं तो तुम्हें रानियों की तरह रखता ना। पवन की यह बात सुनकर अनन्या की आंखों में खून उतर आया। लेकिन इससे पहले अनन्या कुछ बोल पाती, अभिनव जो अब तक इस शांत समंदर की तरह खड़ा था, उसने अपना एक कदम आगे बढ़ाया। अभिनव की आंखों में वो खौफनाक और बर्फीला लायन जाग चुका था। उसने पवन को ऐसे देखा जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार की गर्दन नाप रहा हो। अभिनव ने बिल्कुल धीमी लेकिन एक ऐसी भारी और गगनभेदी आवाज में कहा,
पवन, तुम्हारे बाप ने तुम्हें दौलत तो बहुत बड़ी दी है, लेकिन शायद तमीज खरीदना भूल गया। अपनी जुबान को लगाम दो, वरना मैं तुम्हारी जबान खींचकर तुम्हारे इसी महंगे सफेद सूट के पीछे टांग दूंगा। उसकी आवाज इतनी सर्द थी कि पवन की हंसी बीच में अटक गई। अभिनव की इस खौफनाक धमकी ने लॉबी के उस हिस्से को सन्नाटे में ला दिया। पवन के बाउंसर्स आगे बढ़ने लगे, लेकिन अभिनव ने अपनी सिर्फ एक नजर से उन्हें वहीं रोक दिया। वहीं पवन अंदर से थोड़ा डर गया था, लेकिन अपने दोस्त और लड़कियों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता था। इसलिए पवन ने चिल्लाकर कहा, तू मुझे धमकी दे रहा है, एक 2 कौड़ी का गार्ड। लेकिन अनन्या ने इस बार अभिनव का हाथ कसकर पकड़ लिया। पवन को एक बेहद तिरस्कार भरी नजर से देखा। अनन्या ने पवन को पूरी तरह से इग्नोर करके बिल्कुल ठंडे लहजे में कहा, तुम सच में एक गिरे हुए इंसान हो पवन। तुम्हारी दौलत और तुम्हारी घटिया सोच को नहीं छिपा सकती। मुझे तुम्हारे जैसे लोगों से बात करने में घिन आती है। अनन्या ने पवन को पूरी तरह से भाव नहीं दिया। उसने अभिनव का हाथ खींचा और कहा, चलो अभिनव, हमें इन जाहिलों के साथ अपना वक्त बर्बाद नहीं करना है। अभिनव ने पवन को एक आखिरी और खौफनाक नजर डाली, एक ऐसी नजर जो वादा कर रही थी कि आज रात पवन का एक घमंड चूर चूर होने वाला है। अनन्या अभिनव का हाथ थामे शान से आगे बढ़ गई। पवन और उसके दोस्त बीच लॉबी में बेइज्जत होकर खड़े रह गए। दूर खड़ी प्राची और उसकी सहेलियों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी, क्योंकि जिस अनन्या को वो कमजोर और मिस्टेक समझ रही थी, उसने शहर के सबसे अमीर लड़के को 2 मिनट में उसकी औकात दिखा दी थी। पार्टी अभी शुरू हुई थी, लेकिन लायन की खामोश दहाड़ और अनन्या के इस नए अवतार ने रीयूनियन की पूरी बिसात पलट कर रख दी। अनन्या, जो अब तक अपने कॉलेज के दिनों में सबसे अमीर और एरोगेंट लड़के पवन के सामने असहज महसूस करती थी, आज वो अभिनव का हाथ थामे बड़ा गर्व और आत्मविश्वास के साथ वहां से लौट रही थी। अभिनव का वो जेट ब्लैक अरमानी सूट, उसकी वो राजसी और खौफनाक चाल, उसका वो बेपरवाह एटीट्यूड, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि वहां खड़ी प्राची, शिखा, रितिका और बाकी सारी गॉसिप करने वाली लड़कियों के मुंह पर ताले लग गए थे। वो सब हैरत से बस अभिनव की चौड़ी पीठ को देख रही थी। लेकिन घमंड जब टूटता है तो वह आसानी से खामोश नहीं होता। पवन, जिसे आज तक किसी ने ना सुनने की आदत नहीं थी, जिसे अपने अरबपति बाप की दौलत का भयंकर गुरूर था, वो अपने इस सरेआम बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसने मुंह पर एक सिक्योरिटी गार्ड ने तमाचा जड़ दिया था और उसके ड्रीम गर्ल अनन्या ने उसे सरेआम इग्नोर कर दिया और वो जा भी रही थी। पवन की मुट्ठियां कस गई, उसके चेहरे की नसें तन गई। वहीं जैसे ही अभिनव और अनन्या कुछ कदम आगे बढ़े, मुड़कर लॉबी से बाहर जाने वाले कॉरिडोर की तरफ जाने लगे, तभी पीछे से एक बहुत ही तीखी, चुभने वाली बदतमीजी से भरी आवाज गूंजी, अरे ओ घर जमाई, भाग कहाँ रहा है। यह आवाज पवन के सबसे खास चमचे और दोस्त फहीम खान की थी। फहीम हमेशा से पवन के पैसों पर ऐश करता था। उसका काम सिर्फ पवन के ईगो को सहलाना और दूसरों को नीचा दिखाना था। वहीं उसकी आवाज सुनते ही अभिनव के कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दूसरी तरफ अनन्या ने घबराकर अभिनव का हाथ कसकर पकड़ लिया। तभी फहीम अपने कोट की जेब में हाथ डाले एक बहुत ही घटिया हंसी हंसकर कुछ कदम आगे आया। फहीम ने जोर से चिल्लाकर कहा, क्या हुआ? अगर इतना ही घमंड है तो पवन भाई का सामना क्यों नहीं करते? ऐसे नजरें चुरा कर क्यों भाग रहे हो अपनी बीवी के पल्लू के पीछे छुपकर? अरे पवन भाई ने तो ये रीयूनियन पार्टी ऑर्गेनाइज की है, लाखों रुपए पानी की तरह भाई हैं आज की शाम के लिए, और तुम एक मामूली से गार्ड होकर उनको ही एटीट्यूड दिखा रहे हो। वो बहुत ही जोर से चिल्ला रहा था ताकि लॉबी में मौजूद हर एक इंसान उसकी बात सुन सके। वही उसकी ये बातें सुनकर पवन के चेहरे पर एक शैतानी और विजयी मुस्कान आ गई। फहीम ने बिल्कुल सही नस पर वार कर दिया। पवन भी आगे बढ़ा और उसने फहीम के कंधे पर हाथ रखकर कहा, छोड़ना फहीम, बेचारे को कौन परेशान कर रहा है। अभिनव, तुम्हारे जैसा फटीचर को तो ऐसी वीआईपी पार्टी में बारे में सपने में भी नहीं सोच सकता। तुमने अपनी पूरी जिंदगी में शायद इस होटल के एक गिलास पानी की कीमत भी नहीं देखी होगी, तो जाहिर है यहाँ के चकाचौंध देखकर तुम्हारी आंखें चौंधिया गई होगी। तुम डर के भाग रहे हो। तभी पास खड़े पवन के दोस्त प्रिंस ने भी आग में घी डालकर कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा पवन भाई, ये तो बिल्कुल अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलने वाला कुत्ता है। इशफाक शाह ने एक सूट क्या दे दिया, साला खुद को नवाब समझने लगा।
अरे अगर औकात है तो आज पवन भाई के साथ बैठकर एक महंगी वाइन का ग्लास पीकर दिखा दे। लेकिन नहीं, इसकी जेब में तो शायद बस का किराया भी नहीं होगा। तभी उसकी बात सुनकर वहीं लॉबी में खड़ी प्राची और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगी। उन्हें लगा कि अब अभिनव की अपनी असली औकात सबके सामने आ जाएगी। उनका प्लान काम कर रहा था। वहीं अनन्या का चेहरा अपमान और गुस्से से लाल हो गया। वो पलटी और उसने फ़हीम और पवन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला था। अचानक अभिनव ने अपना हाथ उठाकर अनन्या को रोक दिया। अभिनव ने बहुत ही धीरे से एक खौफनाक और सर्द परछाई की तरह पीछे मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, कोई झल्लाहट नहीं। उसकी वो बर्फीली आंखें पवन और फ़हीम के चेहरों को ऐसे गड़ गई जैसे कोई चीता अपने शिकार की गर्दन को नाप रहा हो। उसने एक सीरियस आवाज में कहा, पार्टी ऑर्गेनाइज की है। अभिनव की आवाज इतनी शांत लेकिन इतनी भारी और गूंजती हुई थी। लॉबी का शोर एकदम से दब गया। उसके शब्दों में एक ऐसा अल्फा डोमिनेंस था जिसे इग्नोर करना नामुमकिन था। अभिनव धीरे धीरे अपने सदे हुए कदमों से चलकर वापस पवन के बिल्कुल करीब सामने आकर खड़ा हो गया। दोनों के बीच सिर्फ 2 फुट का फासला था। तभी अभिनव ने अपने जेट ब्लैक सूट की जेब में हाथ डालकर कहा, तुम अपनी बाप की जिस दौलत का घमंड इस महफिल में दिखा रहे हो पवन, वो दौलत मेरी नजर में उस धूल के बराबर भी नहीं जो मेरे जूतों पर लगती है। उसकी ये बात सुनकर पवन का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। लेकिन इससे पहले कि कुछ बोल पाता, अभिनव ने लॉबी के बीच बीच खड़े होकर एक ऐसा ऐलान किया जिसने पूरे होटल की हवा को जमा दिया। उसने अनाउंसमेंट करके कहा, आज के इस रीयूनियन का पार्टी का पूरा खर्चा मेरा है। अभिनव की आवाज में किसी राजा का फरमान था। उसने होटल के वीआईपी फ्लोर के मैनेजर को अपनी उंगली के इशारे से बुलाया। मैनेजर, जो अभिनव की पर्सनैलिटी, उसके खौफनाक एटीट्यूड से पहले ही सहमा हुआ था, वो भागकर अभिनव के पास आया और उसने सिर झुकाकर कहा, जी सर। तभी अभिनव ने मैनेजर की आंखों में देखकर कहा, आज रात इस पूरे वीआईपी लाउंज और रीयूनियन पार्टी का बिल मेरे नाम पर कटेगा। जिसका जो दिल करे वो खाए। जो दुनिया की सबसे महंगी शराब इस होटल में मौजूद है वो खाली हो जाए। आज किसी भी मेहमान को किसी भी चीज के लिए अपनी जेब में हाथ डालने की जरूरत नहीं है। पवन कुमार का ये जो ऑर्गेनाइजर होने का घमंड है, उसे मैं अभी इसी वक्त डस्टबिन में डाल रहा हूँ। उसकी बात पूरी होते ही लॉबी में एक मौत का जैसा सन्नाटा छा गया। तभी अनन्या ने घबराकर अभिनव का हाथ पकड़ लिया। उसे पता था कि इस पार्टी में करोड़ों का बिल बन सकता है। उसने अभिनव को समझाने की कोशिश करके कहा, तुम पागल हो गए हो अभिनव। तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आएंगे? ये लोग जानबूझकर तुम्हें फंसा रहे हैं। अभिनव ने बिना उसकी तरफ देखे बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहा, शांत रहो अनन्या। वहीं पवन और फहीम पहले तो शौक में थे, लेकिन फिर वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगे। पवन ने ताली बजाकर कहा, अरे ओ फटीचर, तुम बिल भरेगा मेरी पार्टी का? तुझे अंदाजा भी है कि यहाँ एक रात का बिल कितने लाख का आता है? क्या तू अपनी बीवी के गहने बेचकर बिल भरेगा या फिर से उस अशफाक शाह के सामने हाथ फैलाएगा? तभी प्राची ने पीछे से चिल्लाकर कहा, अरे इसे बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है पवन। आज इसकी औकात सबके सामने आ ही जाने दो। तभी लड़कियों के ग्रुप में एक दूसरे की शैतानी नजरों से देखा। रितिका ने जोर से चिल्लाकर वेटर से कहा, अच्छा अगर ऐसी ही बात है तो मेरे लिए फ्रांस की सबसे महंगी विंटेज डोम पेरिग्नॉन शैंपेन की बोतल लेकर आओ, जिसकी कीमत कम से कम 2 लाख रुपए है। फहीम ने भी नीचा दिखाकर कहा, और मेरे लिए वो 50 साल पुरानी सिंगल मोल्ट स्कॉच। देखते ही देखते पवन के सारे दोस्त और प्राची की सहेलियां होटल के सबसे महंगे और सबसे एक्सक्लूसिव लाखों रुपए की कीमत वाली वाइन, शैंपेन और स्कॉच ऑर्डर करना शुरू कर दिया। वो सब एक ही साजिश का हिस्सा थे। उनका मकसद था कि अभिनव का बिल इतना ज्यादा आ जाए कि उसे भर ही ना पाए। फिर होटल के बाउंसर सबके सामने उसे जलील करके धक्के मारकर बाहर निकाले। वो अभिनव को पूरी तरह से बर्बाद और अपमानित करना चाहते थे। तभी मैनेजर ने घबराकर अभिनव की तरफ देखा। आगे से अभिनव ने अपनी पलकें न झपका कर कहा, ले आइए, जो ये मांग रहे हैं वो इनके मुंह पर मारिए। आज रात कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अभिनव जानता था कि उसके पास जो सैटेलाइट फोन और ब्लैक कार्ड विक्रम ने उसे दिया है, उसकी कोई लिमिट नहीं थी। ट्राइडेंट कार्टेल का अरबों डॉलर का खजाना जो मुकेश अंकल ने हैक किया था, वो इस वक्त लायन के एक इशारे पर पानी की तरह बहने के लिए तैयार था। इन रईसजादों का लाखों का बिल उसके लिए चिल्लर के बराबर था। महंगी से महंगी शराब की बोतलें लॉबी के वीआईपी टेबल्स पर खुलने लगी। लोग पागलों की तरह पी रहे थे, अभिनव को देखकर हंस रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो अभिनव को दिवालिया कर रहे हैं। लेकिन पवन का ईगो अभी शांत नहीं हुआ था। उसे सिर्फ पैसों से नहीं
बल्कि अभिनव को शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना था। वो चाहता था कि अभिनव उसके सामने गिड़गिड़ाए, नशे में धुत होकर जमीन पर गिरे और अनन्या उसे देखकर हमेशा के लिए उससे नफरत करने लगे। पवन ने अपने हाथ में एक महंगी रेड वाइन का गिलास लिया और वो अभिनव के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। पवन ने अभिनव की आंखों में घूर कर कहा, पैसे दूसरों के हैं तो हवा में ही कोई भी उड़ा सकता है मेरे दोस्त, लेकिन अगर सच में मर्द हो, अगर सच में तुम्हारे अंदर कोई दम है, तो आज मेरे साथ एक शर्त लगाओ। अभिनव ने बहुत ही ठंडे लहजे में कहा। कैसी शर्त? आगे से पवन ने घमंड के साथ कहा। वाइन पीने की शर्त, ड्रिंकिंग कॉम्पिटिशंस, तुम और मैं देखते हैं किसमें कितना दम है। जो पहले नशे में जमीन पर गिर गया या जिसने पहले उल्टी कर दी, वो हार जाएगा। हारने वाले को पूरे क्लब के सामने जमीन पर नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी और यह कबूल करना होगा कि वो लूजर है। क्या तुम में इतनी हिम्मत है घर जमाई? उसकी ये बात सुनकर अनन्या घबरा गई। उसने अभिनव के पास आकर कहा, अभिनव, नहीं, ये पागलपन है। पवन कॉलेज का चैंपियन रह चुका है इन सब चीजों में, उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तुम ऐसा मत करो। वो अभिनव से पवन जोर से हंसा। उसने मजाक उड़ाकर कहा, क्या हुआ अनु, अपने पति को हारते हुए नहीं देख सकती? अगर डर लग रहा है तो अभी मेरे पैरों में गिरकर माफी मांग लो, मैं इसे छोड़ दूंगा। तभी अभिनव ने अनन्या के हाथ को बड़े ही प्यार से लेकिन मजबूती से पकड़ा और उसे पीछे कर दिया। अभिनव के चेहरे पर वो लायन वाली खौफनाक और शैतानी मुस्कान आ गई। अभिनव ने मन ही मन में सोचा, मुझे हराएगा, वो भी वाइन में? बचपन में जब उसके पिता विराज गुप्ता उसे अंडरवर्ल्ड के लिए तैयार कर रहे थे, तो उसे रशियन माफिया के सबसे महंगे खतरनाक ड्रिंकिंग गेम्स का हिस्सा बनाया गया था। उसके शरीर में एक ऐसा मेटाबॉलिज्म और ऐसी ट्रेनिंग थी कि दुनिया की सबसे कड़क वाइन भी उसके दिमाग को सुन नहीं कर सकती थी। और यह पवन सिर्फ एक बिगड़े लड़का, जिसने महंगे पब में बैठकर मीठी वाइन पीकर जो खुद को मर्द समझ रखा था। अभिनव ने अपनी जैकेट के बटन खोले और कहा, शर्त मंजूर है, लेकिन शर्त मेरे नियमों पर होगी। पवन ने कॉलर चढ़ाकर कहा, मुझे कोई भी नियम मंजूर है। तभी अभिनव ने वेटर को इशारा करके कहा, ठीक है पवन, तुम एक गिलास वाइन पियोगे और तुम्हारे हर एक गिलास के बदले मैं पूरी की पूरी एक बोतल वाइन पीऊंगा। ये सुनते ही पूरे वीआईपी सेक्शंस में एक भयंकर सन्नाटा छा गया। यहाँ तक कि डीजे वाले को भी म्यूजिक हल्का कर दिया। लोग अपनी अपनी जगह पर बुत बन गए। प्राची, शिका, फहीम, सबकी आंखें फटी रह गई। वहीं पवन हकलाने लगा। उसने चौंक कर कहा, क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक गिलास के बदले एक बोतल? तुम पागल हो गए हो, तुम मर जाओगे। इंसान का लीवर इतनी शराब एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकता। वहीं अनन्या तो लगभग रोने वाली हो गई थी। उसने अभिनव को रोकने की कोशिश करके कहा, अभिनव, तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे। तभी अभिनव ने अपनी पत्नी को एक कॉन्फिडेंस से भरी नजरों से देखकर कहा, मैंने कहा ना अनन्या, शांत रहो। उसकी आवाज और आंखों में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस और खौफ था कि अनन्या की आवाज गले में अटक गई। इसके बाद अभिनव ने पवन की तरफ मुड़कर कहा, मैंने अपना नियम बता दिया पवन, तुम एक गिलास पियोगे और मैं एक बोतल पीऊंगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं, तुम फिर भी मुझसे नहीं जीत पाओगे। तुम जमीन पर पड़े होंगे और मैं अपने पैरों पर सीधा खड़ा हो जाऊंगा। बोलो, है हिम्मत? पवन का ईगो अब चरम पर था। उसे लगा कि अभिनव शायद आत्महत्या करना चाहता है या सिर्फ बेवकूफी में आकर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसलिए पवन ने वेटर की तरफ चिल्लाकर कहा, ठीक है, अगर मरने का इतना ही शौक है तो मुझे क्या। इसके लिए दुनिया की सबसे कड़क और विंटेज रेड वाइन बोतल लाओ, मेरे लिए ग्लास लाओ। आज इसका तमाशा पूरी दुनिया देखेगी। वीआईपी लाउंज के बीचों बीच एक बड़ी सी कांच की टेबल खड़ी कर दी गई। पूरे क्लब की भीड़, सारे रईसजादे, लड़कियां, बाउंसर्स उस टेबल के चारों तरफ इकट्ठा हो गए। हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन था। सब इस पागलपन का वीडियो बनाने के लिए तैयार थे। टेबल के एक तरफ पवन खड़ा था और दूसरी तरफ खाली क्रिस्टल के गिलास रखे हुए थे। दूसरी तरफ अभिनव भी खड़ा था, बिल्कुल शांत। उसके चेहरे पर पसीने की एक बूंद नहीं थी। उसके सामने वेटर ने 1982 विंटेज रेड वाइन की 5 पूरी की पूरी बोतल सील बंद लाकर रख दी थी। इस वाइन का नशा इतना तेज होता है कि आम इंसान एक गिलास में डूबने लगे। तभी फहीम ने रेफरी बनकर चिल्लाकर कहा, रेडी। पवन ने घमंडी मुस्कान के साथ पहला गिलास उठाया। वेटर ने उसमें वाइन भर दी। पवन ने गिलास को हवा में उठाकर कहा, तुम्हारी बर्बादी के नाम घर जमाई।
ये कहकर वो एक ही सांस में पूरा गिलास अटक गया। उसने गिलास टेबल पर पटका और मुंह बनाकर एक गहरी सांस ली। वाइन बहुत तेज थी। सबकी नजरें अब अभिनव पर थी। अभिनव ने बहुत ही आराम से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने एक पूरी की पूरे विंटेज वाइन की बोतल अपने हाथों में ले ली। उसने बोतल का कॉर्क अपने दांतों से खोला और उसे दूर फेंक दिया। अभिनव ने बोतल को अपने हाथ से लगाया और फिर जो नजारा लोगों ने देखा, उसने उनकी सांसें रोक दी। अभिनव ने उस बोतल को ऐसे पीना शुरू कर दिया जैसे कोई इंसान प्यासा चिल मिलाती धूप में ठंडा पानी पी रहा हो। गटक गटक गट। बोतल के अंदर का लाल लिक्विड तेजी से नीचे जा रहा था। अभिनव की आंखें बिल्कुल खुली हुई थी। वो सीधे पवन को घूर रही थी। 15 सेकंड, महज 15 सेकंड के अंदर अभिनव ने वो पूरी बोतल खाली कर दी। उसने खाली बोतल को जोर से टेबल पर ठक करके रखा। अभिनव ने अपने होठों के किनारे पर लगे वाइन के एक कतरे को अपने अंगूठे से पोंछ लिया। उसकी इस हरकत को देखकर वहां खड़े लोग शौक में थे। किसी को गले से आवाज नहीं निकली। यह नामुमकिन था। इतनी तेज वाइन को एक ही सांस में पी जाना किसी भी इंसान के बस की बात नहीं थी। लेकिन अभिनव के चेहरे पर न कोई शिकन थी और न ही कोई लाली, न ही उसकी आंखें नशे में झुकी थी। वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह सीधा खड़ा था। देखते ही पवन के चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने चिल्लाकर कहा, राउंड 2। वेटर ने फिर से पवन का गिलास भरा। पवन ने दूसरा गिलास भी पी लिया, लेकिन इस बार पीने के बाद उसे खांसी आ गई। उसकी आंखों में पानी आ गया। तभी अभिनव ने बिना कुछ बोले दूसरी बोतल उठाई। गटक 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 दूसरी बोतल भी 15 सेकंड में खाली करके टेबल पर रख दी। अभिनव अभी भी पवन को घूर रहा था। उसकी आंखों का खौफ अब पवन के नशे पर भारी पड़ने लगा था। तभी पवन ने गुस्से में कांप कर कहा, तीसरा। उसने तीसरा गिलास हवा में उठाया और उसे भी पी लिया, लेकिन इस बार पवन के पैर लड़खड़ाने लगे। वाइन का तेज नशा उसके दिमाग की नसों को सुन कर रहा था। उसका चेहरा टमाटर की तरह लाल हो चुका था। अभिनव ने तीसरी बोतल उठाई। वही नजारा, वही शांति। तीसरी बोतल खाली। भीड़ में अब दहशत फैलने लगी थी। प्राची, शिखा और रितिका का मुंह खुला का खुला रह गया। अनन्या अवाक होकर अपने पति को देख रही थी। उसे लग रहा था कि वह इंसान नहीं, कोई मॉन्स्टर है। वहीं पवन की हालात खराब हो रही थी। उसे चक्कर आने लगे थे, लेकिन अपने दोस्तों के सामने वो अपनी बेइज्जती के डर से चौथा गिलास भी पी गया। चौथा गिलास पीते ही पवन को ऐसे लगा जैसे उसके पेट में आग लग गई हो। उसने टेबल का सहारा लिया। उसकी सांसें तेज हो गई। पवन ने लड़खड़ाती जबान में अभिनव को देखकर कहा, तू तू इंसान ही नहीं है। अभिनव ने चौथी बोतल उठाई और उसे भी पानी की तरह गटक गया। अभिनव के अंदर का मेटाबॉलिज्म और उसका वो रशियन ट्रेनिंग अब अपना असर दिखा रही थी। उसका दिमाग पूरी तरह से अलर्ट था। उसे पता था कि पवन अब आखिरी सांसें गिन रहा है। वहां पवन ने हाँफ कर एक जिद्दी और हारे हुए इंसान की तरह कहा, पांचवा। वेटर ने पांचवा गिलास भरा। पवन ने जैसे तैसे गिलास को अपने होठों से लगाया और उसे गटक लिया, लेकिन यह पवन के शरीर की आखिरी लिमिट थी। पांचवा गिलास पीते ही पवन की आंखें ऊपर की तरफ घूम गई। उसका वो महंगा सफेद सूट जो उसके घमंड का प्रतीक था, वो पसीने से भीग चुका था। उसका भयंकर चेहरा लाल हो गया था और उसके पैर अब उसके शरीर का वजन नहीं संभाल पा रहे थे। पवन ने खांसना शुरू किया। उसकी हालात बड़ी दयनीय हो गई थी। और उधर अभिनव ने बहुत ही राजसी अंदाज में अपनी पांचवी बोतल उठाई। पूरी भीड़ सांस को रोक कर देख रही थी। अभिनव ने वो पांचवी बोतल भी एक ही सांस में खाली कर दी। अभिनव ने खाली बोतल टेबल पर रखी और उसने अपने शर्ट के कॉलर को ठीक किया। 5 बोतलें, लगभग 4 लीटर तेज और विंटेज रेड वाइन। लेकिन अभिनव के कपड़ों में एक सिलवट तक नहीं पड़ी। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद और क्लियर थी। उसके पैर जमीन पर चट्टान की तरह जमे हुए थे। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने शराब नहीं, बल्कि सिर्फ एक गिलास नींबू पानी पिया हो। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह लायन का खौफनाक वजूद था। तभी अभिनव ने अपनी बर्फीली आंखों से पवन की तरफ देखा। पवन जो अब पूरी तरह से नशे में धुत हो चुका था, उसका शरीर हवा में छूने लगा। पवन लड़खड़ा कर बड़बड़ाया, मैं नहीं हारा। लेकिन अगले ही सेकंड पवन की टांगों ने जवाब दे दिया। वो बुरी तरह से लड़खड़ाया और धड़ाम से फर्श पर गिर गया, अभिनव के जूतों के ठीक पास जाकर। पवन का मुंह फर्श पर रगड़ खा गया। वो नशे में इतना सुन था कि उठ भी नहीं पा रहा था। उसने मुंह से झाग और वाइन की उल्टी करना शुरू कर दिया। उसका सारा सफेद सूट गंदा हो गया। दिल्ली का सबसे रईस और एरोगेंट लड़का आज पूरी महफिल के सामने एक जानवर की तरह जमीन पर लौट रहा था।
पूरे क्लब में एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। फहीम और प्रिंस डर के मारे पीछे हट गए। किसी की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो पवन को उठाने के लिए आगे आए। अभिनव ने अपनी जगह से एक कदम नहीं हिलाया। उसने सिर्फ नीचे पड़े पवन को देखा और फिर भीड़ की तरफ नजर घुमा ली। अभिनव ने एक ऐसी गहरी और गूंजती हुई आवाज में कहा जिसने वहां खड़े हर एक इंसान के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, कॉम्पिटिशन्स ओवर, बिल काउंटर पर भिजवा देना। तभी अनन्या भागकर अभिनव के पास आई। उसकी आंखों में अभिनव के लिए एक ऐसा सम्मान और ऐसा खौफ था जैसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। उसने अभिनव का हाथ पकड़कर पूछा, अभिनव, तुम ठीक हो? अभिनव ने बहुत ही शांत और प्यार भरे लहजे में अनन्या से कहा, मुझे क्या होगा? वहीं जमीन पर पड़े पवन की हालात बड़ी खराब हो रही थी। वाइन का नशा और उसके अंदर का वो जंगली ईगो अब एक भयंकर गर्मी और हवस में बदल चुका था। शराब जब इंसान के दिमाग पर हावी होती है तो वो अपने अंदर के जानवर को बाहर ले आती है। पवन पसीने से लथपथ था। उसका शरीर भट्टी की तरह तड़प रहा था। पवन नशे में धुत होकर बड़बड़ा रहा था। उसने बड़बड़ा कर कहा, मुझे मुझे कोई चाहिए, मुझे गर्मी लग रही है। वो अपना कोट उतारने की कोशिश कर रहा था। उसके दिमाग में अब अपनी इस बेइज्जती को भुलाने और अपनी गर्मी निकालने के लिए एक लड़की की जरूरत थी। वहां खड़ी शिखा, रितिका और बाकी लड़कियां पवन की इस गंदी और खौफनाक हालात को देखकर पीछे हट गई। कोई भी इस नशेड़ी जानवर के करीब नहीं जाना चाहती थी। लेकिन लेकिन प्राची का दिमाग कुछ और ही सोच रहा था। प्राची जो एक शादीशुदा औरत थी, जिसके पति विकास खुराना करोड़ों कमाते थे, उसकी लालची और मौका परस्त आंखों ने इस आपदा में एक अवसर देख लिया था। प्राची ने मन ही मन अपनी जहरीली सोच को दौड़ाकर कहा, ये पवन कुमार है, कुमार बिल्डर्स का इकलौता वारिस। माना कि आज ये हार गया, लेकिन इसके पास अरबों की दौलत है। अगर आज रात मैंने इसे सहारा दे दिया, अगर आज रात मैंने इसके साथ कमरे में इसको सुला लिया, तो ये मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। मेरा पति विकास तो इसके सामने एक नौकर के बराबर है। पवन को मैं हमेशा के लिए ब्लैकमेल कर सकती हूँ या फंसा कर इसे शादी कर सकती हूँ। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा चांस है। लालच में प्राची की आंखों पर एक ऐसी गंदी पट्टी बंध गई। उसने अपने मंगलसूत्र और अपने कैरेक्टर की कोई परवाह नहीं की। प्राची ने बहुत ही बनावटी और मीठी आवाज में नाटक करके अपना आगे कदम बढ़ाकर कहा, पवन, ओह माय गॉड, पवन। उसने जमीन पर पड़े पवन को अपने कंधे का सहारा देकर उठाया। पवन का भारी शरीर प्राची के ऊपर झूल रहा था। तभी प्राची ने फहीम और प्रिंस को झूठी डांट लगाकर कहा, तुम लोग कैसे दोस्त हो? देख नहीं रहे उसकी हालत कितनी खराब है? उसे आराम की जरूरत है। पवन ने नशे में अपनी हाथ प्राची की कमर पर रख दिया। पवन ने गंदे नियत से प्राची के कान में फुसफुसा कर कहा, मुझे मुझे ऊपर ले चल। तभी प्राची ने पवन को कसकर पकड़कर कहा, बहुत ही बेशर्म मुस्कान के साथ बोली, हाँ पवन, मैं हूं ना। ये कहते हुए प्राची ने पवन को सहारा दिया और उसे लेकर वीआईपी लाउंज से बाहर होटल के प्राइवेट रूम की तरफ जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ गई। लॉबी में खड़े लोग ये नजारा देख रहे थे। अनन्या की आंखें फटी की फटी रह गई। अनन्या ने अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, प्राची क्या कर रही है? वो पवन को होटल के कमरे में लेकर जा रही है। वो शादीशुदा है। विकास उसका इंतजार कर रहा होगा घर पर। वहीं अभिनव ने अपनी पैंट के जेब में हाथ डाल लिए। उसे प्राची पर इस गिरे हुए कैरेक्टर पर कोई हैरानी नहीं थी। अभिनव ने फुसफुसा कर कहा, इंसान लालच में किसी भी गटर में गिर सकता है अनन्या। क्लब में माहौल अब पूरी तरह से अजीब हो चुका था। प्राची और पवन को गए हुए लगभग 45 मिनट बीत चुके थे। अभिनव और अनन्या वीआईपी लाउंज में एक शांत कोने में बैठे थे। अनन्या का दिमाग अभी भी सुन्न था। अभिनव की ताकत, पवन की बेइज्जती, प्राची का घिनौनी हरकत, सब कुछ एक ही रात में हो गया। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले और प्राची बाहर आई। उसकी हालात देखकर किसी को समझ आ जाए कि ऊपर कमरे में क्या करके आई है। उसकी महंगी डिजाइनर ड्रेस अस्त व्यस्त थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी लिपस्टिक फैली हुई थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेशर्म और थकी हुई मुस्कान थी। उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा तीर मार लिया। पवन कुमार अब उसकी मुट्ठी में है। प्राची अपने हील्स को खींचकर उसी ग्रुप जहां अनन्या और बाकी लड़कियां भी थी उसकी तरफ आई। प्राची ने अपने बिखरे बालों को सेट करके बहुत ही नॉर्मल बात की तरह कहा, उफ, पवन की हालत बहुत खराब थी, मैंने उसे सुला दिया है। उसकी ये बात सुनकर वहीं खड़ी शिखा और ताना ने एक दूसरे को घिन भरी नजरों से देखा। लेकिन अनन्या को अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपनी जगह से उठी और प्राची के बिल्कुल सामने आकर खड़ी हो गई। अनन्या की आंखों में इतनी भयंकर नफरत और घिन थी कि प्राची को बेशर्म मुस्कान अचानक गायब हो गई।
प्राची ने घबराकर अनन्या से पूछा, अनन्या क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है? अनन्या ने प्राची का हाथ झटक कर एक सख्त और ऊंची आवाज में कहा, मुझे छूने की कोशिश मत करना। उसकी आवाज पूरे लाउंज में गूंज गई। अनन्या की आवाज में नफरत का एक ऐसा तूफान था जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान को हिला दिया। उसने चिल्लाकर आगे कहा, प्राची, मुझे आज तुम्हें अपनी दोस्त कहते हुए शर्म आ रही है। तुम एक शादीशुदा औरत हो। विकास तुमसे इतना प्यार करता है और तुम पैसों के लालच में एक नशे में धुत गिरे हुए मर्द के साथ होटल के कमरे में चली गई, सिर्फ इसलिए ताकि तुम पवन को फंसा सको। उसकी ये बातें सुनकर प्राची का चेहरा बेइज्जती से लाल हो गया। उसने अपनी भौहें सिकोड़कर कहा, अनु, तू अपनी हद पार कर रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो बस उसे सहारा। लेकिन इससे पहले कि अपनी बात पूरी कर पाती, अनन्या ने चीख कर कहा, झूठ मत बोलो। तुम्हारे चेहरे और तुम्हारे कपड़ों की सिलवटें तुम्हारी इस घिनौनी करतूत की गवाही दे रही है। छी, तुम मुझे ज्ञान देती थी तो अभिनव को सड़क छाप कहती थी। आज तुम्हारी इस हरकत ने साबित कर दिया कि असली सड़क छाप और भिखारी कौन है। तुम्हारी सोच और तुम्हारा करैक्टर गटर से भी ज्यादा बदबूदार है। प्राची की सरेआम धज्जियां उड़ रही थी। उसके पास बोलने के लिए एक लफ्ज नहीं था। जो लड़कियां प्राची के साथ मिलकर अनन्या की बुराई कर रही थी, वह अब प्राची से दूर हो गई थी। लेकिन आग जब लगती है तो वह आसानी से नहीं बुझती। तभी भीड़ के पीछे से रितिका आगे आई। रितिका ने अनन्या का यह सती सावित्री वाला अवतार बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे लगा कि सही मौका है अनन्या को उसकी असली औकात दिखाने का। रितिका ने एक बहुत ही जहरीली और चुभने वाली हंसी हंसकर प्राची के कंधे पर हाथ रखा और अनन्या की आंखों में आंखें डाली। रितिका ने ताली बजाकर पूरे लाउंज के सामने चिल्लाकर कहा, "हं, वाह, क्या ज्ञान दे रही हो अनन्या। तुम प्राची को उसके कैरेक्टर पर लेक्चर दे रही हो। तुम क्या बोलती हो? तुम भी तो उस दुबई वाले बूढ़े अरबपति इशफाक शाह के रखे हो, वो भी शादीशुदा होते हुए।" और ये लफ्ज जैसे ही रितिका के मुंह से निकला, पूरे लाउंज में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। अनन्या की सांसें गले में अटक गई। उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसने कंफ्यूज होकर पूछा, क्या क्या कहा तुमने? तब रितिका ने चीख कर कहा, मैंने वही कहा जो पूरी दुनिया जानती है। तुमने क्या सोचा हम सब बेवकूफ हैं? जो 70 करोड़ का नेकलेस कल रात तुमने पहना, वो इशफाक शाह की खैरात थी, क्योंकि तुम उसके साथ सोती हो। अपने इस भिखारी सिक्योरिटी पति को सिर्फ एक मुखौटा बनाकर रखा है तुमने, ताकि दुनिया की आंखों में धूल झोंक सको। तुम एक मिस्ट्रेस हो। तुम प्राची की कैरेक्टर सिखा रही हो। उसे लग रहा है कि अब अनन्या का सबसे बड़ा राज उसने खोल दिया। शिखा, तान्या और बाकी लड़कियां भी रितिका की बात सुनकर सिर हिलाने लगी। तभी शिखा ने तंज कसकर कहा, हाँ, हमें सब पता है अनन्या, तुम्हारे कनेक्शंस के बारे में पूरी पार्टी में गॉसिप्स हो रही है। ये सुनते ही अनन्या के दिमाग की नसें फटने लगी। वो उसके अंदर का गुबार, वो गुस्सा और वो स्वाभिमान जो अब तक दबा हुआ था, वो एक भयंकर ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा। कल तक अनन्या खुद को अभिनव से अलग समझती थी, लेकिन आज आज अभिनव ने उसकी इज्जत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। अभिनव ने पवन को घुटनों पर ला दिया और ये घटिया लड़कियां उस अभिनव को एक मुखौटा और भिखारी कह रही थी। अनन्या का चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया। उसकी आंखों से अंगारे बरसने लगे। वो आगे बढ़ी और उसने रितिका को ऐसा जोरदार थप्पड़ मारा कि रितिका जमीन पर गिर पड़ी। अनन्या ने एक शेरनी की तरह दहाड़ कर बोली, बकवास बंद करो अपनी। उसकी आवाज में वो खौफ और वो ताकत थी जो उसने अभिनव से सीखी थी। अनन्या ने चीख कर पूरे क्लब को संबोधित करके कहा, तुम्हारी ये गंदी और सड़ी हुई सोच तुम्हें कभी सच नहीं देखने देगी। तुम लोगों को लगता है कि मेरे पति एक भिखारी हैं। तुम्हें लगता है कि इशफाक शाह मेरा आशिक है। अनन्या मुड़ी और उसने अभिनव का हाथ कसकर अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया। अनन्या ने बहुत ही गर्व से अभिनव की आंखों में देखकर, फिर पूरी महफिल की तरफ देखकर चीख कर कहा, खोल लो अपने कान और सुन लो सब के सब। मेरा इशफाक शाह से कोई ऐसा वैसा रिश्ता नहीं। वो तो मेरे हस्बैंड अभिनव के मुंह बोले भाई हैं। अभिनव ने अपनी जान पर खेलकर इशफाक शाह की जान बचाई थी। वो 70 करोड़ का हार इशफाक शाह ने मुझे नहीं, मेरे पति को उनके एहसान के बदले दिया था। मेरा पति कोई मामूली इंसान नहीं। वो इंसान है जिसके इशारे पर इशफाक शाह दुनिया हिला सकता है। लॉबी में सन्नाटा इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। रितिका जमीन पर अपना गला पकड़कर कांप रही थी। प्राची का मुंह खुला का खुला रह गया। शिखा, तान्या और बाकी सब लोगों के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इशफाक शाह अभिनव का भाई, अभिनव ने उसकी जान बचाई। ये सच उन लड़कियों के दिमाग पर किसी हथौड़े की तरह पड़ रहा था।
जिस अभिनव को वो एक फटीचर नालायक गार्ड समझकर उसका मजाक उड़ा रही थी, वो अभिनव तो दुबई के सबसे खौफनाक अरबपति का भाई है। तभी उन्हें याद आया कि अभिनव ने कैसे पवन को शराब की शर्त में हरा दिया, कैसे अभिनव के चेहरे पर कोई खौफ नहीं, और कैसे शायद वो रोहन यादव के परिवार की बर्बादी भी पीछे इसके इशफाक शाह की ताकत का हाथ हो। अचानक उन लड़कियों को अभिनव से बहुत भयंकर डर लगने लगा। अगर अभिनव को गुस्सा आ गया तो इशफाक शाह को बोलकर इन लड़कियों के परिवारों को बर्बाद कर सकता था। वहीं अभिनव अपनी जगह पर बिल्कुल शांत खड़ा था। उसे अनन्या के इस अवतार को देखकर अंदर ही अंदर एक बहुत ही अजीब सी खुशी और सुकून महसूस हो रहा था। जिस अनन्या ने उसे 3 साल तक दुनिया के सामने अपनाने से इनकार कर दिया, आज वही अनन्या पूरे समाज के सामने उसके हाथ को थामे उसके सम्मान के लिए दुनिया से लड़ रही थी। भले ही वो इशफाक शाह की कहानी झूठी थी, एक नकाब था, लेकिन अनन्या के अंदर का जो जज्बात आज बाहर आया था वो बिल्कुल सच्चा था। अभिनव ने अपना हाथ अनन्या के कंधे पर रखा। उसने अपनी बर्फीली नजरों से जमीन पर पड़ी रितिका और प्राची को देखा। अभिनव ने बहुत ही धीमी लेकिन मौत जैसी खौफनाक आवाज में कहा, जो गंदगी तुम्हारे दिमाग में भरी है उसे वहीं तक रखो। अगर आज के बाद मेरी पत्नी के करैक्टर या मेरे नाम पर किसी ने एक लफ्ज भी उछाला तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं बनेगी, वो तुम्हारे खानदान का आखिरी पन्ना होगा। ये कहते हुए अभिनव ने अनन्या का हाथ पकड़ा और उसकी आंखों में देखकर कहा, चलो अनन्या, यहाँ की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रही। इसके बाद वो दोनों मुड़कर उस क्लब के दरवाजे की तरफ बढ़ गए। पीछे छूट गए वो सारे रईसजादे, वो सारी गॉसिप करने वाली लड़कियां, वो बेशरम प्राची और वो हारा हुआ पवन। आज रात की इस पार्टी ने दिल्ली के उस एलीट क्लास का वो घमंड तोड़ दिया जो वो हमेशा पैसों के दम पर दिखाते थे। लाल रंग की पोर्च जब होटल के बाहर गुजरी तो गाड़ी के अंदर अब कोई घुटन या डर नहीं था। अनन्या अभिनव के कंधे पर सिर टिकाकर बैठी थी। उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू बेइज्जती के नहीं बल्कि एक अजीब से सुकून और गर्व के थे। अभिनव कार ड्राइव कर रहा था। उसका दिमाग अब इस क्लब के ड्रामे से बाहर निकलकर अपनी इस असली जंग की तरफ लौट रहा था। कुछ देर बाद लाल रंग की पोर्स उस गहरे सन्नाटे को चीरकर कपूर मैंशन के विशाल लोहे के गेट के अंदर दाखिल हो गई। गाड़ियों के पहियों की आवाज के अलावा चारों तरफ एक अजीब सी बर्फ जैसी ठंडी खामोशी पसरी हुई थी, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल इस बाहरी खामोशी से बिल्कुल उलट था। गाड़ी के अंदर एक ऐसा जज्बाती तूफान उमड़ रहा था जिसकी कोई आवाज तो नहीं थी, लेकिन उसकी गूंज दोनों के दिलों को बहुत जोर से झकझोर रही थी। ड्राइविंग सीट पर बैठे अभिनव ने बहुत ही सदे हुए हाथों से स्टीयरिंग व्हील को घुमाया और गाड़ी को पोर्च में लाकर खड़ा कर दिया। इंजन बंद होते ही गाड़ी के अंदर का वो हल्का सा कंपन भी शांत हो गया। अभिनव ने अपनी सीट बेल्ट खोली। उसका चेहरा अभी भी उस जेट ब्लैक अरमानी सूट के ऊपर एक शांत, रहस्यमय और अभेद्य चट्टान की तरह लग रहा था। उसने एक बार भी पैसेंजर सीट पर बैठी अनन्या की तरफ नहीं देखा। वो चुपचाप कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। अनन्या भी अपनी सीट से उतरी। डीप ब्लू डिजाइनर गाउन में लिपटी अनन्या आज शारीरिक रूप से थकी हुई नहीं थी, लेकिन मानसिक और जज्बाती तौर पर वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, या यूं कहें कि जुड़ रही थी। होटल में जो कुछ भी हुआ था, पवन कुमार का घमंड टूटना, प्राची की जलीलियत और सबसे बढ़कर अभिनव का वो रक्षक और एक खौफनाक बादशाह वाला अवतार, इन सब ने अनन्या के अंदर के उस पुराने घमंडी और कठोर कॉरपोरेट बॉस वाले वजूद को चकनाचूर कर दिया था। दोनों बिना कोई शब्द कहे घर के माइन दरवाजे के अंदर दाखिल हुए। ड्राइंग रूम की लाइटें मध्यम थी। रात के लगभग 2:30 बज चुके थे। आंचल कपूर और दादी अपने अपने कमरों में गहरी नींद में सो रही थी। पूरा घर एक खामोश कब्रगाह की तरह लग रहा था। सीढ़ियों के पास पहुंचकर दोनों के कदम एक पल के लिए ठिठक गए। अनन्या को ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर अपने उस आलीशान, वातानुकूलित और महंगे मास्टर बेडरूम में जाना था, और अभिनव को हमेशा की तरह सीढ़ियों के नीचे बने उस छोटे सीलन भरे और घुटन वाले स्टोर रूम में। अनन्या ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और अभिनव को देखा। लॉबी की मध्यम रोशनी अभिनव के चेहरे पर पड़ रही थी। अनन्या को लगा जैसे वह आज इस इंसान को पहली बार देख रही है। पिछले 3 सालों में उसने इस चेहरे को अनगिनत बार देखा, लेकिन हमेशा एक भिखारी नौकर या बोझ की तरह। आज वही चेहरा उसे दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे सुरक्षित और सबसे मर्दाना चेहरा लग रहा था। अभिनव ने अपनी नजरें उठाई, अनन्या की आंखों में देखा। उन आंखों में आज कोई गुस्सा और तंज नहीं था, एक अजीब सा खालीपन था, और उस खालीपन के पीछे एक बहुत ही गहरा सुकून था। अभिनव ने बिल्कुल धीमी लेकिन अपनी उस भारी आवाज में कहा, गुड नाइट, जो अनन्या के दिल के तारों को झिरंकृत कर गई।
अनन्या के होठ कांपे। उसने हकला कर कहा, गुड नाइट। वो कुछ और भी कहना चाहती थी, वो उसे रोकना चाहती थी, वो उसे शुक्रिया करना चाहती थी, लेकिन उसके गले में आवाज नहीं निकली। तभी अभिनव मुड़ा और उसने अपने अंधेरे स्टोर रूम की तरफ चला। दरवाजा क्लिक की आवाज के साथ बंद हो गया। अनन्या कुछ सेकंड तक वहीं सीढ़ियों पर बुत बनकर खड़ी रही। वो उस बंद दरवाजे को ऐसे घूर रही थी जैसे दरवाजा नहीं, बल्कि उसके दिल का कोई अनसुलझा राज हो। फिर वह गहरी सांस लेकर भारी कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़कर अपने कमरे में चली गई। अपने विशाल और आलीशान बेडरूम में पहुंचकर अनन्या ने दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। कमरे में एसी की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन अनन्या का शरीर एक अजीब सी गर्मी से तप रहा था। अपने उस पैरों से वो महंगी हाई हील्स निकाली, उन्होंने एक तरफ फेंक दिया। वो धीरे धीरे चलकर अपने ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने आईने में अपने अक्स को देखा। उसका मेकअप अभी भी परफेक्ट था, लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी नमी थी जो उसने सालों से महसूस नहीं की थी। उसने अपने कानों के डायमंड इयररिंग्स उतारे और ड्रेसिंग टेबल पर रख दिए, लेकिन उसका दिमाग यहाँ इस कमरे में नहीं था। उसका दिमाग बार बार उस वीआईपी क्लब की उन चमकती हुई लाइट्स के बीच जा रहा था। उसके कानों में बार बार अभिनव की वो गूंजती हुई खौफनाक आवाज टकरा रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? अगर आज के बाद किसी ने मेरी पत्नी की तरफ नजर भी उठाई तो मैं उसका वजूद मिटा दूंगा। अनन्या ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। अनन्या ने खुद से फुसफुसा कर कहा, ये ये मुझे क्या हो रहा है? उसने अपने दोनों हाथ हटाए और फिर आईने में देखा। उसे अभिनव का वो चेहरा याद आ रहा था, जब अभिनव ने क्लब में रितिका और प्राची के सामने उसका हाथ कसकर पकड़ा था। उस वक्त जब पूरी दुनिया उसे इशफाक शाह के रखेल समझकर गालियां दे रही थी, तब अभिनव एक चट्टान की तरह उसके सामने खड़ा हो गया था। बदले में अनन्या भी पूरी महफिल में एक सामने चीख चीख कर अभिनव को अपना पति माना था। अनन्या के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने खुद से कहा, मैं उसे अपना पति मान चुकी हूँ। 3 साल तक मैंने उसे अपने बिस्तर, अपने कमरे, यहाँ तक कि अपनी इज्जत से भी दूर रखा। मैंने उसे जानवरों की तरह ट्रीट किया, लेकिन जब मेरी इज्जत पर बात आई तो मेरे सारे अमीर दोस्त पवन, रोहन सब आबरू लूटने पर उतारू थे, और जिसने मुझे बचाया वो मेरा पति था, जिसे मैं नौकर समझती थी। अनन्या लड़खड़ाई हुई अपने किंग साइज बेड पर जाकर गिर पड़ी। उसने रेशमी चादर को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उसे अब अभिनव से डर नहीं लग रहा था। उसे इशफाक शाह की दौलत से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। उसे तो बस अभिनव के उस एहसास से फर्क पड़ रहा था। और फौलादी हाथ जिसने उसका हाथ क्लब में थामा था, और उसकी गर्माहट अभी भी अनन्या की उंगलियों में महसूस हो रही थी। अनन्या ने आसमान की तरफ देखकर एक बहुत ही मीठी और सुकून भरी आवाज में बुदबुदा कर कहा, वो मेरा पति है। अनन्या करवटें बदल रही थी। रात के 3 बज चुके थे, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। जैसे वो आंखें बंद करती, उसे अभिनव का सूट पहनते हुए कातिलाना लुक, उसकी वो गहरी आंखें, शराब पीते वक्त उसका वो बेखौफ अंदाज याद आ जाता। अनन्या को एहसास होने लगा था कि उसके दिल के उस बर्फ के पहाड़ को किसी ने पिघला दिया है। जिस इंसान को बेइंतहा नफरत करती थी, जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा शराब मानती थी, आज उसी इंसान से उसे प्यार हो रहा था। बेइंतहा प्यार, एक ऐसा प्यार जो दौलत, रुतबे और घमंड की दीवार को तोड़कर उसके रूह में उतर रहा था। अनन्या ने अपने तकिए को सीने से लगाकर सोचा, मैं उसे कल सुबह कैसे फेस करूंगी? मैंने उसके साथ कितना बुरा बर्ताव किया है। क्या वो मुझे कभी माफ करेगा? क्या मुझे अपनी पत्नी की तरह प्यार करेगा? यह सवाल अनन्या के दिल को किसी छुरे की तरह काट रहा था। वो बेचैन हो गई थी, और वो इसी वक्त अभी के अभी अभिनव को देखना चाहती थी। उसे बस एक नजर देखना चाहती थी, ताकि उसके इस पागल होते हुए दिल को थोड़ा सुकून मिल जाए। इधर फर्स्ट फ्लोर पर अनन्या प्यार और बेकरारी की आग में जल रही थी। उधर ग्राउंड फ्लोर की सीढ़ियों के नीचे उस सीलन भरे स्टोर रूम में एक अलग ही कश्मकश चल रही थी। अभिनव अपनी उस सख्त और पुरानी चारपाई पर लेटा था। उसने अरमानी का सूट उतार कर हैंगर पर टांग दिया और एक काली टी शर्ट लोअर पहन लिया। कमरे में घुप अंधेरा था। सिर्फ वेंटिलेशन वाले छोटे से सुराग से बाहर की मध्यम रोशनी आ रही थी, जो अभिनव के चेहरे पर पड़ रही थी। अभिनव की आंखें भी खुली हुई थी। नींद तो लायन के नसीब में वैसे भी नहीं थी, और आज की रात उसके लिए बड़ी भारी हो रही थी। उसके दिमाग में बार बार पूजा सहगल का वो खौफनाक और घमंडी चेहरा घूम रहा था। अभिनव ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर सोचा,
पूजा सहगल दिल्ली में है और वो मुझे ढूंढ रही है। उसे लगता है कि वो इस शहर की रानी है, लेकिन उसे नहीं पता कि जिस कब्र में उसने मेरी माँ को दफनाया था, उसे कब्र की मिट्टी से उठकर उसका काल आ चुका है। अभिनव ने अपने सीने पर हाथ रखा। शर्ट के अंदर का वो तांबे का ताबीज अब मौजूद नहीं था। वो ताबीज, वो माइक्रोचिप अब अरावली की पहाड़ियों के नीचे वो सीक्रेट लैब में डॉक्टर सान्या और उन वैज्ञानिकों के पास थी। प्रोजेक्ट संजीवनी, उसकी माँ का वो सपना, कैंसर का वो चमत्कारी इलाज डिकोड होना शुरू हो चुका था। अभिनव ने अंधेरे में अपने ही आंसू पीते हुए खुद से वादा करके कहा, मैं आपकी अधूरी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाऊंगा माँ। वो फॉर्मूला दुनिया के सामने आएगा और जिस दिन वो दवाई तैयार होगी, पूजा सहगल का फार्मा एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। लेकिन इन खौफनाक और इंतकाम भरे ख्यालों के बीच अभिनव के दिमाग में एक और गहरा चेहरा बार बार दस्तक दे रहा था। एक ऐसा चेहरा जिसने आज उसके लायन वाले इस पत्थर दिल में एक बहुत ही अजीब सी हलचल पैदा कर दी थी। अनन्या। अभिनव ने अपनी आंखें बंद की तो उसे वो पल याद आया जब क्लब में रितिका और प्राची उसे जलील कर रही थी, जब उन्होंने अभिनव को इशफाक शाह की रखेल का पति और एक मुखोटा कहा था। अभिनव को याद आया कि कैसे अनन्या एक शेरनी की तरह आगे आई थी, कैसे उसने रितिका को जोरदार थप्पड़ मारा था और कैसे उसने पूरी महफिल के सामने बिना किसी खौफ के अभिनव का हाथ कसकर पकड़ लिया था। मेरा इशफाक शाह से कोई रिश्ता नहीं, वो तो मेरे हस्बैंड अभिनव के मुंह बोले भाई और मेरे पति कोई मामूली इंसान नहीं है। अनन्या के ये शब्द अभिनव के कानों में किसी मधुर संगीत की तरह गूंज रहे थे। इन 3 सालों में अभिनव ने अनन्या के मुंह पे लिए अपना सिर्फ तुम, नौकर, गवार, भिखारी जैसे शब्द सुने थे, लेकिन आज जब पूरी दुनिया उस पर कीचड़ उछाल रही थी, तब इस लड़की ने दुनिया के सामने उसे अपना पति मान लिया था। भले वो इशफाक शाह की कहानी अभिनव का ही बुना हुआ जाल था, वो एक भ्रम था, लेकिन उस भ्रम के बचाव में अनन्या ने जो जज्बात दिखाए थे वो बिल्कुल सच्चे थे। अभिनव ने महसूस किया कि जब अनन्या ने उसका हाथ पकड़ा तो वो उसके हाथों में एक अधिकार था और एक अपनापन था। अभिनव ने अंधेरे में खुद से पूछा, क्या उसे सच में मुझ पर यकीन होने लगा है? आखिर क्या बात होगी अब आगे? क्या अनन्या का प्यार अब परवान चढ़ेगा या नहीं? क्या मानेगा अंडरवर्ल्ड का डॉन, सबसे खूंखार लायन, अनन्या को अपनी पत्नी? जानने के लिए जुड़े रहिए दोस्तों अपनी कहानी द रिटर्न ऑफ लायन, लायन घर जमाई के साथ। और मैंने जो आपको कहा है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो अपना कमेंट और अपना नंबर नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे।